You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आरिफ मुज़फ़्फ़र प्रोग्राम में आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है और मेरी हमेशा कोशिश रही कि मुतल्लिका अशख़ास से लाके आपसे बात करूं। कर्नल इनाम रहीम साहब के बारे में मैं बात किया करती हूँ। आपने फ़ौज के साथ अपनी सर्विसेज की, जैक डिपार्टमेंट में थे। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो भी हुआ, आपने गलत बयानी करने से कि उनको कहा जाता था कि बेशक ये लोग फ़ौज की तहवील में हैं, गुमशुदा अफराद, मगर आप इनकारी हो जाएँ। उन्होंने कहा सर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि हल्फिया बयान देना पड़ता है। बहरहाल उनको फिर भी अप्रोच किया गया, जो भी हुआ आप उनकी तहरीर देख सकते हैं या उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। उसके बाद यकीनन इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। वेरी एक्सपीरियंस्ड लॉयर, अ ग्रेट लॉयर, जो कि आर्मी को छोड़ने के बाद ना तो उन्होंने आर्मी की कोई अगेंस्ट ऐसी बात की है, मगर यकीनन उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में कानून एंड आइन सबके लिए हो और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर भी पाकिस्तान के कानून और आइन के इत्तलाक की बात करते हैं। बेशुमार लोग जिनके बच्चे और बड़े जबरी तौर पर उठा लिए गए, उनके लिए आपने बहुत फ़ाइट किया। आज एक दो केसेस ऐसे पाकिस्तान में हुए हैं जिसमें कर्नल साहब का तज़किरा भी उसमें आया है। पहली बात तो मैं कर्नल साहब को वेलकम करना चाहती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन को भी मेरा सलाम पहुँचेगी पाकिस्तान से। सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला हम सब को आबाद और शाद रखें। आमीन आमीन। सर पाकिस्तान में ये दो तीन चीज़ों की पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। और इमरान खान साहब का ट्रायल कंटिन्यूसली जेल में हो रहा है, हालांकि ये भी कहा गया कि जेल में नहीं, अब उनको अदालत में आना चाहिए। कुछ इसके बारे में आप फरमाएंगे? देखा जाए तो हमारा शुरू से मौक़िफ़ ये है कि ट्रायल जिसका भी हो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब हों या कोई भी। लेकिन असल में जो बदकिस्मती हमारी है ना, हमारे हुक्मरानों की और सियासतदानों की, कि जब इक़्तिदार इनके पास होता है तो ये तमाम असूलों को पामाल करते हैं और जिसका नतीजा ये है कि मकाफ़ात अमल है, फिर ये खुद इसका शिकार हो जाते हैं, फिर इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आज जैसे इस पे वकला ने भी आवाज़ उठाई कि जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा जी जेल में जो लोग आएंगे उनकी एंट्री बड़ी लिमिटेड होगी, एक छोटे से कमरे में उन्होंने ट्रायल रखा। फिर नेचुरली जब ये मैटर कोर्ट में आया, कोर्ट ने कहा जी आप जेल में ट्रायल नहीं कर सकते, वो नोटिफिकेशन को उन्हें पेश किए जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए गए थे और कोर्ट ने उनके जेल ट्रायल की लीगल डिक्लेयर कर दिए। और उसके बाद ओपन में होना था, फिर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उन्होंने कहा जी हम बड़े हाल में कर देते हैं और जो भी अटेंड करना चाहे उनकी फैमिली से, दोस्त अहबाब, वकला, उनको भी इजाजत देंगे और उन्हें कहा जेल में होगा ट्रायल। तो मैं आज भी हम इसको आइन और कानून के तकाजों के खिलाफ समझते हैं जेल में ट्रायल के। हम चाहते हैं कि जिसका भी ट्रायल हो, स्पेशली पॉलिटिशियंस का, वो सामने होना चाहिए ताकि कल कोई ये ना कह सके कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि इसकी भी जिम्मेदारी खान साहब पर आती है। खान साहब के दौरे हुकूमत में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 29 लोगों को अगवा किया गया, उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाए गए। उनमें से 4 लोग तो ऐसे थे, दे वर वेल कनेक्टेड, 3 रिटायर्ड आर्मी अफसर थे और एक जर्नलिस्ट थे, फटक साहब, उनको काउंसिल प्रोवाइड किया गया। बाकी जो 25 लोग थे जो पाकिस्तान के शहरी थे, उनको वकील करने की भी इजाजत नहीं दी थी। उनकी फैमिलीज को भी नहीं पता चला कि कहाँ पर हैं वो 3 साल लापता रहे, कोई 2.5 साल लापता रहा और उसके बाद फिर पता चला जब उनको जेल में भेज दिया गया सजाएं देके, जिनमें से 3 को सजाए मौत सुना दी गई, बाकियों को 10 से लेकर 20 साल की सजाएं सुनाई गई। और वो हमें उस वक्त खान साहब की हुकूमत थी और जब वो एक जर्नलिस्ट को उठाया गया तो लतीफ अफरीदी साहब उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट बार के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बकायदा खान साहब को खत लिखा, ही इज अ सिविलियन और ही इज अ जर्नलिस्ट, आप क्या करने लगे हैं? आप तो हमें बातें सुनाया करते थे हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, इंग्लैंड में ये होता है, तो आप कम से कम अपनी हुकूमत। लेकिन खान साहब ने कोई जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा, उनका ट्रायल हो गया और उसके बाद बाकी लोगों का तो पता ही किसी को नहीं चला। जेलों से हमें पता चला और भी खान साहब की हुकूमत मौजूद थी। हमने उसको फौरी तौर पे चैलेंज किया हाई कोर्ट में और उम्र और जो डेथ पेनल्टी थी उस पर अमल दरामद रुकवा दिया। अभी भी अमल दरामद नहीं हो सका।
फिर ये सारे जो केस थे 29 के 29 मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर गया। जब सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने भी चैलेंज की मिलिट्री कोर्ट्स की मिलिट्री कोर्ट नहीं होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया दिया गया कि 9 मई में जो लोग मुलवस हैं उनका हम मिलिट्री ट्रायल करेंगे, हमने उसकी भी मुखालफत की कि चाहे कोई 9 मई में मुलवस है, आप उसका ट्रायल जरूर करें, क्योंकि किसी को ये इजाजत नहीं दी सकती कि रियासती इदारों पर हमला करे, लेकिन मिलिट्री ट्रायल न करें, क्योंकि इसके ऊपर फिर मिलिट्री पे हरफ आ जाएगा कि फौज ने इंतकामी तौर पर उनको सजाएं दी। आप जो मुरवजा तरीकाकार है, जो मुल्क में अदालती निज़ाम मौजूद है, आप उसको ट्रायल कीजिए। हमारा उस वक्त भी मौक़िफ़ ये था। तो उमर अता बंदयाल साहब ने वो इमरान खान साहब और 4 दीगर अफराद की पिटीशन सुननी शुरू कर दी। उस दौरान ही मैंने गालिबन दूसरे या तीसरे दिन मैंने भी पिटीशन एक दायर की। मैंने कहा ये जो 29 लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जिनके केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वहां कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप मराए मेहरबानी उनको भी सुनिए और उनको देखिए कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई। उनको कोई काउंसिल तक नहीं दिया गया और उनको कोई फैमिली को भी उनका नहीं पता, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले दे चुकी थी शायद जमान केस में कि आप जब किसी को पकड़ेंगे आप उसकी फैमिली को इतला देंगे और वो उसकी फैमिली का भी किसी काउंसिल अरेंज करे। आर्मी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि आप काउंसिल देंगे। फिर आइन का आर्टिकल 10A और 10 कहता है काउंसिल मर्जी का होगा और 10A कहता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल होगा, वो भी नहीं दिए गए और अल्टीमेटली कुछ भी ना हुआ। और जो उमर था बंदयाल साहब थे, उन्होंने मेरी पिटीशन तो रख ली पहले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और जब चले गए जाने से पहले मुझे वापस भिजवा के ऑब्जेक्शन लगा के कि जी आप डायरेक्ट किस तरह सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, जबकि ऑलरेडी इमरान खान और 4 लोगों की पिटीशन वो सुन गए। और जब मैंने उसके खिलाफ दोबारा अपील दायर की, जो अभी भी पेंडिंग एडमिट हो गई है, वो अभी अनकरीब कोर्ट में उसकी समात होगी, जिसमें मैंने ये प्ली दी कि जब उनको सुने जा सकते हैं, ये भी सुनी। लेकिन बाई दैट टाइम वो डिसीजन आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने सिविलियंस के ट्रायल को डिसमिस किया। उसमें मेरी पिटीशन का भी जिक्र है, उसका भी नाम शामिल है कि उन्होंने एडमिट कर ली कि ठीक है सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी पिटीशन में क्योंकि मैंने एक और डिमांड की थी कि ये जितने लोग इसमें जिम्मेदार हैं जिनने उन सिविलियन को अगवा किया, उनके खुफिया ट्रायल किए, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें बाजवा साहब भी शामिल हैं, फैज हमीद साहब भी शामिल हैं, उनका तो ट्रायल करें। वो उन्हें फिर सीनियर जज को भिजवा दी। वो आर्टिकल 6 में इसलिए कह रहा हूँ कि एक जर्नलिस्ट थे मुदस्सर नारू, उनने बड़ा लिखा और पाकिस्तान में वो शहरी आज़ादियों पे काम कर रहे थे, उन्हें RTS पे भी लिखा और जिस तरह इमरान खान साहब आए थे उस पर भी लिखा। इमरान साहब के बड़े वो क्रिटिक थे, बल्कि तकरीबन तमाम डिक्टेटर्स जो क्रिटिक थे बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड टाइप बंदे थे, उनको धमकी दी गई, बाद में वो लापता हो गए। जब वो लापता हो गए तो उनकी बीवी ने उनके लिए तहरीक चलाई थी और अल्लाह, और उस दौरान ही मिस्टीरियसली शी आल्सो राइट, कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, वो फोट हो गई। उनका 3 साल बच्चा था, उनकी दादी उस बच्चे को लेकर आती थी कोर्ट में, हमने उसका केस दायर किया और वो केस चलता रहा। अतर मिनल्ला साहब के पास वो केस चला और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। तो अतर मिनल्ला साहब ने हुक्म दिया कि ये जो कोर्ट के आर्डर हैं ये प्राइम मिनिस्टर को दिखाए जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मुझे उनसे पूछा जी कौन जिम्मेदार है, मैं रिस्पॉन्सिबल, प्राइम मिनिस्टर शुड डिटरमिन कि कौन उठा रहा है और क्या कार्रवाई हो रही है, जब उनके पास सारी रिपोर्ट्स मौजूद है। उन्होंने कहा जी ये आर्डर प्राइम मिनिस्टर को दिए जाएं और उससे जवाब दिया, उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर अतर मिनल्ला साहब ने एक आर्डर दिया कि ये जो बच्चा है मुदस्सर नारू का और इसकी वालदा को मुलाकात कराई जाए प्राइम मिनिस्टर से। पहले तो वजीर दाखिला ने फवाद चौधरी साहब थे जो बहुत बड़े इस वक्त चैंपियन थे, अब तो वो खान साहब को भी छोड़ के फरार हो चुके हैं, उन्होंने बयान दिया जी हमें अदालत कैसे हुक्म दे सकती है कि हम किसी बच्चे से मुलाकात करें। लेकिन अदालत ने कहा ये आपने मिलना है उससे। वो मुलाकात हुई, उनकी बूढ़ी वालदा और साथ वो बच्चा था। अब बच्चा 7 साल का हो गया था, 4 साल से वो बेचारा अदालतों में आ रहा, उसका नाम सच्चल है। तो सच्चल से मुलाकात हुई और उसकी वालदा को खान साहब ने कहा हमें तो पता ही नहीं है ये कब का गुमशुदा, केस क्या मेरे तो नॉलेज भी नहीं, हालांकि लगातार केस चल रहा था। नेक्स्ट डे पे उसकी वालदा ने कोर्ट में आकर बताया कि वज़ीर आज़म को तो मेरे किसी केस का पता ही नहीं, आप तो इतनी दफा ऑर्डर भिजवा चुके हैं। उस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने बड़े सख्त नाराज हुए, उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को एक नोटिस भिजवाया। उसमें उन्होंने लिखा उस आर्डर में कि अगर आपने इन लोगों को रिकवर नहीं कराया तो आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने हलफ उठाया हुआ है इस आइन की पासदारी का और बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव आप जिम्मेदार हैं इन लोगों की प्रोटेक्शन का और इनकी बरामदगी का। आपने बरामद करना, आप नहीं कर सकता, हमें बताइए कौन आप हुक्म नहीं माना, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो केस अभी भी चल रहा है। अतर मिनल्ला साहब ने वो ऑर्डर दिया और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए समन कर दिया जी इमरान साहब खुद कोर्ट में पेश हों, मैं उससे उधर से उनसे पूछूंगा कि क्या हो रहा है।
लेकिन बाय दैट टाइम उनकी हुकूमत चली गई। फिर शहबाज शरीफ को उन्होंने तलब किया, उनको भी ये जिम्मेदारी बताई गई कि ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई। अब उन्होंने कल के लिए जो हमारे जस्टिस मोहसिन कानी साहब हैं, उन्होंने फिर अभी समन किया हुआ है मौजूदा वज़ीर आज़म काकड़ साहब को कि वो तशरीफ लाएं और बताएं कि 50 बिलोच तलबा जो इस्लामाबाद से लापता हो गए वो किधर गए। इनके भी वजीर दाखिला ने ये कहा है कि जी ये कोई बात है कि बच्चों का मैटर है, उसमें वज़ीर आज़म को आप तलब कर रहे हैं। भाई बच्चों की बात नहीं है, एक शहर लापता अगर हो जाए तो इट्स द फेलियर स्टेट देन। यहाँ तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने तो कहा था कि अगर बकरी का बच्चा भी फरात के किनारे उसकी पानी पीते हुए मर जाए तो उसके लिए भी रिलीफ का जिम्मेदार है। आप कैसी रियासत बना के बैठे हैं? आप खुद बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, और आप वो तो अभी वज़ीर आज़म बाहर फॉरेन ट्रिप पे हैं, बाहर आएंगे दोबारा तो होगा। तो खान साहब से मेरी ये दरख्वास्त है जी प्लीज नहीं कि नहीं आपके दौर में तो आपने उनकी खुफिया जगहों पर उनके ट्रायल करवाए, उनको सजाएं दिलवा दी। हम आज भी आपके साथ खड़े हैं कि आपका ओपन ट्रायल होना चाहिए, लेकिन आप इसका तो जवाब दीजिए। खान आपने किस साहब तरह बार क्योंकि बार आप एक टेलीविजन के ऊपर आके ये लफ्ज कहते थे कि फैसले मैं कर रहा हूँ, हालांकि खान साहब के पीछे ही वो सराउंडेड बाय फवाद चौधरी जैसे लोग और बाकी लोगों से सराउंडेड थे और बस ताकत का नशा था और कुछ भी नहीं था। मेरा सर यहाँ पे आपसे सवाल है, मुदस्सिर नारू साहब फिर मिले कि वो भी नहीं मिले? मिले अभी तक केस चल रहा है वो। अब आप बल्कि उस मैं एक बच्चे और से बात क्या आपको ये कर रहा हूँ कि खान साहब ने ये भी फरमाया, हम बड़े खान साहब के फैन थे, हमने खान साहब का साथ दिया उस तहरीक में। खान साहब ने कहा कि मैं जब इक़्तिदार में आ जाऊंगा तो 3 महीने के अंदर मैं पुलिस रिफॉर्म्स करा दूंगा। सारा मसला तो पुलिस का है। हमारे मुल्क में जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उसमें मेजर बेसिक यूनिट पुलिस है। पुलिस भी किसी के कहने पर अगर कार्रवाई कर रही है, उन्होंने कहा जी 3 महीने के अंदर रिफॉर्म्स में ले आऊंगा और पुलिस ठीक हो जाएगी। और खान साहब बड़े लकी थे, उनको एक आईजी मिल गए नादर दुरानी साहब, जिनको केपीके में आईजी लगाया गया। उन्होंने बड़ा काम किया केपीके में। उन्हें सिलेक्शन का प्रोसेस ही चेंज कर दिया। उन्हें आईएसबी से, आर्मी की जो आईएसबी है वहां से रिटायर्ड सकाटिस्ट लिए और उसके जरिए उन्हें सिलेक्शन की और उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल इंडक्शन नहीं होगी पुलिस में। तो ये उनकी बड़ी अचीवमेंट थी। वो जब रिटायर हुए तो खान साहब ने उनको पंजाब में लगाया। उनको टास्क दिया कि आप एक रिसर्च पेपर तैयार करें और रिफॉर्म बनाएं और मुझे सिफारिशात दें, मैं पंजाब पुलिस को भी इसी बुनियाद पर दुरुस्त करूंगा। उन्हें एग्री कर गए। बड़े कॉम्पिटेंट और बयानदार अफसर थे। पिछले साल उनकी डेथ हो गई। उन्होंने बाकायदा काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप बना दूंगा और इंशाल्लाह ताला पुलिस में इंटरफेरेंस भी खत्म हो जाएगी, पुलिस अपनी ड्यूटी भी करेगी। लेकिन अलमिया ये हुआ कि एक रात खान साहब के जो दोस्त थे उस वक्त खावर मनिका साहब, उनकी बेटी कहीं पैदल नंगे पांव जा रही थी पाकपतन शरीफ, उनके यहाँ कोई उनकी रस्म होगी और साथ उसके गार्ड थे उनके गाड़ियों पे, जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक का कोई मसला होगा, ट्रैफिक जैम होगी। तो पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने वो गाड़ियां छोड़ी, निकलवाई और उनको कहा भाई आप सीधे जाएं, अपने अगर पाकपतन जाना है तो यहाँ आप किस तरह खड़ी हैं, आपने नाका लगाया हुआ। जिसका नतीजा ये निकला कि डीपीओ पाकपतन जो थे उनको उन्हें बुला लिया गया। रिजवान गोंदल साहब थे, उनको रात को तलब कर लिया। वज़ीर आला ने उनको कहा जी आप जाएं और मानिका साहब के डेरे पे जाके उनसे माफी मांगी। उसने कहा कि माफी किस बात की, मेरे सिपाही ने अपनी ड्यूटी पूरी की, हमने उनको रोका, उनको चेक किया गाड़ियां और इसमें कोई बात नहीं। अगर वो समझता है उनकी कोई ज्यादती हुई है तो मेरे पास ऑफिस आ जाए, मैं उनकी तसल्ली करा दूँ। लेकिन उन्हें गुजदार साहब ने बुलाया, वहां को जमीर गुजर साहब भी थे और उन्होंने कहा नहीं आपको उनके डेरे पे जाके माफी मांगनी है। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगता, उनको मतल कर दिया। वो जब मतल हुए और प्रेस में ये चीजें आई तो साकिब निसार साहब भी उन दिनों मौजूद थे, उनको भी बड़ा शौक था सुबह मोटो, उन्होंने फौरन सुबह मोटो ले लिया। उस दौरान आईजी ने कहा कि नहीं इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत हैं, इसलिए रिजवान गोंदल को हमने चेंज किया। रिजवान गोंदल भी पेश हुए, आईजी को भी तलब किया गया। साकिब निसार साहब ने उनको बरी कर दिया। उन्होंने कहा इनका तो कोई कसूर ही नहीं है, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है, आपने क्यों सस्पेंड किया। लेकिन उसके बावजूद रिजवान गोंदल को बहाल न किया जा सका और नतीजा ये निकला कि उस पर फिर नासर दुरानी साहब ने भी मदाखलत की। उन्होंने कहा आप इस तरह न करें, एक डीपीओ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, आप उसको सस्पेंड करवा दी। और मैंने कि आप एक शख्स के जो आपके यहाँ बड़ा करीबी है, आप चाहते हैं उसके घर पे वो माफी जाके मांगे, अगर उसने माफी मांगी तो फिर ड्यूटी क्या करेगा, कैसा ऊपर एक अफसर बनेगा। तो खान साहब ने नासर दुरानी की बात नहीं मानी तो नासर दुरानी ने रिजाइन किया। उसने कहा मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो वो जो रिफॉर्म्स आनी थी वो तो उधर ही दफन होगी। बात इस पर भी खत्म नहीं हुई
वो बेचारे मुअत्तल ही रहे रिजवान गोंदर साहब, और बाद में पुलिस ने उनकी खिदमात जो थी वो FIA के हवाले कर दी। FIA में DG FIA थे बशीर मेमन साहब। खावर मनिका को जब पता चला कि वो तो वहाँ नौकरी कर FIA में, वो वहाँ पहुंच गए और बशीर मेमन को कहा कि इसको निकालो यहाँ से, सस्पेंड करो। उसने कहा किस बात पर? उन्हें अपना उसने कहा वो वाकया खत्म हो गया, इसने इतना अर्सा सस्पेंशन गुजारी है, इसका कोई कसूर भी नहीं, मैं कोई एक्शन नहीं करूंगा। नतीजा बशीर मेमन को बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उन्हें कहा गया कि जो कह रहे हैं, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। नतीजतन उनके 2 महीने रहते थे। वेरी रिनाउंड ऑफिसर, बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक थे। 2 महीने रहते थे, उनको OSD बना दिया गया। साथ ही उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई, उनके घर पे भी बंदे आने शुरू हो गए। जब उन्हें ये हालात देखे तो रिजाइन करो, तो आई एम नॉट वांट टू सर्व एनी, वो चले गए। और बाद में क्या हुआ, वो खावर मनिका इतना ताकतवर था कि उसने इनकी पेंशन बंद करवा दी। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया, करमिनल्ला साहब ने ऑर्डर दिया कि भाई पेंशन किस लिए बंद करते हो, उसकी सर्वत पूरी की है, नहीं पेंशन। वो ऑर्डर को भी उन्होंने सस्पेंड करवा दिया डिवीजन बेंच में आकर, और जाहिर है फिर इनकी मर्जी है कब वो केस लगे। अब मुझे उम्मीद है कि नई हुकूमत जो आई है, केयर टेकर एटलीस्ट उस बशीर मेमन की तो पेंशन बहाल करेगी। तो वो खान साहब जो नारा लेकर निकले थे ना कि मैं पुलिस में रिफॉर्म्स करवा दूंगा 3 महीने में, वो खावर मनिका की हवेली में ही वो दफन हो गया नारा। सिर्फ एक उस बंदे ने, वो इतना पावरफुल था कि DG FIA भी चला गया, DPO भी चला गया, और IG भी कुछ ना कर सका, और साकिब निसार साहब भी कुछ ना कर सके, और पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। और आज उसको, हाँ, आज वो क्या कर रहा है, क्या अरे उसका सर कैरेक्टर उसको है, मैं तो गोली मारें, ये मतलब, मगर सर मेरा यहाँ सवाल ये है कि तो पावर में थे और किस तरह वो खेल रहे थे और खिलवाड़ कर रहे थे रियासत के साथ, और खान साहब उनके हाथों मोहरा बने हुए। ये अलमिया है दरअसल, ये आपको बात अल्लाह ने जब मौका दिया, ये बिल्कुल उसी तरह जब भुट्टो साहब थे, तो उस जमाने में दो रिटायर्ड कर्नल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि जी ये कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो उन दोनों कर्नलों ने, उनकी एहलिया ने, बेगम शफीक गालिबन उनका नाम था, उन्हें इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी। हमारे खामद तो सिविलियन है जी, उनके तो कोई तल्लुक ही नहीं पहुंच। और जाहिर है सिविलियन का तो राइट मौजूद है ना, आर्मी के वाले को तो आप चले पकड़ सकते हैं। और नतीजा ये निकला कि जब हाई कोर्ट ने पूछा, जस्टिस कादरी थे, उन्होंने कहा जी बताएं, ये आपने रिटायर्ड लोग हैं, ये सिविलियन आपने किस कानून के तहत पकड़े हैं? तो भुट्टो साहब क्योंकि उस वक्त बड़े अरूज पे थे, 2/3 मेजोरिटी थी, उन्होंने रात को आइन में अमेंडमेंट कर दी। ये आइन की पहली अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1974, जिसके अंदर ये लिख दिया गया अगर कोई सिविलियन भी आर्मी पकड़ ले एंड ही बिकम द सब्जेक्ट ऑफ आर्मी एक्ट, तो हाई कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। हाई कोर्ट को बताया गया जनाब ये ऑर्डर नहीं जारी करते तो सब्जेक्टिव आर्मी एक्ट हमने कर, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट है, रात को हमने कर दी। लेकिन जस्टिस कादरी साहब बड़े कलंदर इंसान थे, बड़े जबरदस्त और दबंग जज थे। उन्होंने कहा ये जो आईनी अमेंडमेंट आपने किया है, ये बदनीति की बदनी है, आपने कोर्ट के इख्तियार को सलब करने की कोशिश की है, जबकि कोर्ट्स का काम है लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत करना। उन्हें अपने फैसले में लिखा कि दिस अमेंडमेंट ये फेयर सिस्टम से नहीं हुई, 2/3 मेजोरिटी थी, उन्हें कर दी है, लेकिन इस केस पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी नोटिस ले चुका हूँ, और मैं उन दोनों अफसरों को रिहा करने को कमजोर रहा होगा। तो बात दरअसल है, और बाद में क्या हुआ कि भुट्टो साहब जब अरेस्ट हुए, जब अलग साहब ने अरेस्ट कर लिया, तो उन्होंने उनके खिलाफ केस दायर किया सिंध हाई कोर्ट में। जब वहाँ केस दायर हुआ और उन्होंने कहा जी इनको तलब किया जाए अलग साहब को और उनसे पूछा जाए, तो उस पे जजेस ने कहा कि भाई हम कैसे तलब कर सकते हैं, भुट्टो साहब तो खुद अमेंडमेंट करके गए हैं। ये पढ़ी 1993 में अमेंडमेंट हुई है कि अगर कोई सिविलियन आर्मी पकड़ ले और सब्जेक्ट हो जाए तो आर्मी तो पूछ नहीं सकते। उन्होंने कहा हम तो पूछ नहीं सकते, वो रिट उनकी डिसमिस हो गई। वही कानून जो उन्होंने बनाया था वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो गया। उसके बाद में किसी और होगी। असल में हमारे सियासतदान ये सोचते नहीं है, इक़्तिदार एक आर्जी चीज है। आप ऐसे कवानीन बनाइए कि किसी का नुकसान ना हो। जब आप बदनीति पे कानून बनाएंगे फिर आप उसी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। ये वो है हिकमत जिसको उन्होंने नहीं सीखा। आज भी सियासतदान हमारे इस पे तैयार नहीं है। आप देखें खान साहब की हुकूमत बनाएगी, इलेक्टेबल्स उन्होंने पहले ऐलान किया मैं इलेक्टेबल्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये लोग तो ऐसे परिंदे होते हैं ना, इलेक्टेबल्स ही मुसाफिर थे परिंदे। खान साहब के साथ भी। और फिर हाँ, वो उन्होंने बाजवा साहब ने और उन्हें इकट्ठे करके दिया, हुकूमत बन गई, और जब उनको इशारा मिले वो छोड़ के चले गए। अब मियाँ साहब के साथ वही इलेक्टेबल इकट्ठे हो रहे हैं। आपको ये नहीं भी सोचना चाहिए कि अगर आप इलेक्टेबल पे इंहिसार करेंगे तो आप किसी पर भी इंहिसार नहीं कर रहे। आपको चाहिए, आज तो वक्त सीखिए कि कम से कम जो आपके कारकुन हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, जो आपके साथ खड़े रहे,
دیکھیں نا خان صاحب کے جو کارکن ہیں جو منسٹرز ہیں وہ تو 2 دن اریسٹ ہوئے, تیسرے دن پریس کانفرنس کر دی ہوئی. وہ میاں صاحب کی پارٹی کو تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں, پی پی کو بھی کریڈٹ دیں گے, ان کا بھی کوئی کارکن ایسا نہیں ہے جس نے پریس کانفرنس کی ہو. وہ 2 سال 3 سال جیلوں میں رہے. جاوید ہاشمی صاحب 5 سال جیل میں. ریفرنسز بھی اگر ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیے میں کسی ایک ادارے کے لیکن خلاف نہیں, ایک ہی اسکرپٹ تھا, ایک ہی پیچھے کی دیوار تھی, یعنی وہی لوگوں کا بیانیہ تبدیل کرانے کے لیے شیخ رشید نے اپنا بیانیہ بدلا تھا نا, واپس موڑ آئے ہیں. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تیسری طاقت ہے جو زبردستی ایک سکرپٹ دینے کے بعد لوگوں کو, وہ تو کہتے ہیں نا بندے نے قتل بھی کیا ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ ہاں جی میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں تو اس کا 7 خون معاف ہو جائے گا. یہ آپ پوری ایگری بھی دی, لیکن ایک چیز آپ غور کیجیے گا, ایک بندہ اریسٹ آج ہوتا ہے اور 3 دن بعد وہ آپ کی پریس کانفرنس کر دیتا ہے یا 15 دن بعد پریس کانفرنس لیتا ہے فوراً. سختی برداشت نہیں کر سکتے, مگر سر سختی کی نوعیت بدل گئی. میں بہت معذرت آپ سے بہت کچھ میں نے سیکھا, مگر سختی کی اب کیا ہے کہ ان کی بیٹیوں اور بیویوں کی تصویریں, یہ جو ننگی تصویریں یا یعنی پرائیویٹ پکچرز کو اوپن کرنے کا اور ویڈیوز دینے کا, میرا خیال ہے لوگ وہاں زیادہ ڈر رہے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں ہمارے سیاستدان, ہماری عدلیہ, ہمارے بیوروکریٹس, ہمارا میڈیا, دے شوڈ سٹ ڈاؤن اور دے شوڈ ڈرا لائن. یہ لائن ہم نے ڈرا کرنی, یہاں تک ہم نے نہیں جانا. اگر یہ ہم نے آج بھی لائن ڈرا نہ کی تو ہمارا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا. ہمیں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا. میں خود 37 دن کسٹڈی میں رہا, میں نے بھی 37 دن بعد آپ کو پریس کانفرنس کی اور جو میرے ساتھ ہوا میں نے بیان کی. دیکھیں نا آپ کسی جگہ کھڑے تو ہوں کسی جگہ, یہ تو نہیں ہے کہ آج مجھے بیان بلایا جائے اور 3 دن بعد میں ایک بیان دے کے آ جاؤں. شیخ رشید کی کوشش آج ہوتی تھی, کل سر آپ کو بتائیے 21ویں صدی ہے, تھالی کے بینگن زیادہ ہیں. شیخ رشید صاحب جو کہتے تھے میں آگ لگا دوں گا مر جاؤں گا, ان کا تو کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں, فوراً آئے بیان دے کے چلے گئے. اور بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے فوراً جو تیار بیٹھے تھے کہ ہمیں بلائیں گے اور ہم بیان دے دیں گے اور ہم کسی اور جگہ جا کر ایڈجسٹ ہو جائیں گے. فواد چودھری کا کیا ایشو تھا, پہلے اس نے ادھر بیان فواد چودھری نے تو بھانت بھانت کا پانی پیا. وہی فواد چودھری, شہباز گل, وہ بھی سٹنگ ان, میں ہنستا بھی ہوگا, جس کا دل دکھتا ہے اس کا تو دل مطلب کچھ کرنے کو ہی نہیں چاہتا. میرا سر آج عدالتوں کے بیچ میں یہ جہاں جہاں جب فوج کے ارکان آنے کا خوف ہوتا ہے نا, تو آج فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں انہوں نے بھی کہا بھی ہے کہ مارشل لا کو راستہ دینے والے فیصلے ختم, ایسے ججوں کا احتساب ہونا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے مارشل لا لاتا کون ہے, پولیٹیشین اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اور اوپر کے لوگ یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ ان کو آپس میں لڑا کے رول وہ کر رہے ہیں. اور خان صاحب کی میں بارہا کا ان کی غلطی تھی, اگر وہ اتنے سچے ہیں تو ان کو چاہیے تھا تب کہتے کہ میرا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں, باجوہ کا فیصلہ ہے. تو کیوں باجوہ صاحب کا ٹرائل نہیں ہو رہا؟ یعنی ہر بندے کے لیے آپ عدالت لگا کے کہتے ہیں اس کو قتل کرا دو, اس کو ہم انگلینڈ سے لے آئیں گے, کینیڈا سے لے آئیں گے. جتنے بندے فوج کے جتنے لوگوں نے غلطیاں کی, آپ مانتے بھی ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, آپ ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہونے دیتے, اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہونے دیتے؟ دیکھا جائے یہی ایک پوائنٹ ہے جس پہ تمام سیاستدان آن ون پوائنٹ ہے کہ ہم نے ان کا ٹرائل نہیں کرنا, تو وہ ادھر امیدیں لگائے بیٹھے. ہر سیاستدان ان سے امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں کب موقع ملے گا خدمت کا اور ہم خدمت کریں گے. پہلے خان صاحب نے دھرنا دیا ان کے کہنے پہ, جب ان کی حکومت بن گئی تو شہباز شریف صاحب نے یہی کام کیا اور ان کی حکومت کو چلتا کر دی. یہ تو پالیٹیشین کو سوچنا چاہیے, عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. کیا کسی اور ملک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ پرسویٹ کریں یا وہ آپ کو کوئی اشارہ کرے تو آپ اس اشارے کے اوپر چل پڑیں؟ یہ حلف صرف آرمی تو نہیں اٹھایا ہوا, حلف تو ہر شہری اٹھاتا ہے. ہر شہری آئین کا پابند ہے, اس کا کام ہے آئین کی پابندی کرے. ہر سیاستدان تو پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ اس وقت بھی حلف اٹھاتا ہے. یہ وزیر اعظم اور وزیر کی بن کے حلف اٹھاتے ہیں. اگر حلف میں حلف کی بھی پاسداری نہیں رکھیں گے تو پھر اقتدار جس طرح ان کو ملے گا اسی طرح کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ کھیلتے رہیں گے. یہ تو دے مسٹ ڈرا ا لائن. ایک ٹائم اب آ چکا ہے کہ اتنا ہمارا نقصان ہو گیا. ہمارے ہاں وہ 70 سال سے آپ کہہ لیں کہ ہم سفر دائروں میں سفر کر رہے ہیں. اب دی پالیٹیشین شوڈ شو دی میچورٹی اور اس آپس میں بیٹھیں اور یہ طے کریں. یہ جو خان صاحب کا نظریہ تھا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, یہ کنسیپٹ از رانگ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گاندھی کے ساتھ بھی بیٹھے, وہ نہرو کے ساتھ بھی بیٹھے.
وہ لوگ جو مسلمانوں کو، گاندھی اتنا بڑا دشمن تھا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کو میں بحر ہند میں پھینکوں گا. اس نے کہا ہم جب مسلمانوں کو پھینکنا ہوا تو ہم بحیرہ عرب میں جا کر پھینکیں گے. وہ بحر ہند میں بھی ہمیں پھینکنے کو تیار نہیں تھا. اتنی اس کو مسلمانوں کے ساتھ انر ہے دشمنی تھی. لیکن قائد اعظم اس کے ساتھ بھی بیٹھے، اس کے ساتھ بھی باوقار طریقے سے مذاکرات کیے، اور الٹیمیٹلی اسی لیڈرشپ کو اس نے کنونس کیا کہ ہندوستان کی تقسیم ہونی چاہیے اور مسلمان اور ہندو علیحدہ قومی اور دو قوم علیحدہ طور پر رہیں گی، کیونکہ یہ دونوں رہ ہی نہیں سکتے. یہ ان کا کمال تھا. ہم کم از کم ان سے ہی سیکھ لیتے کہ انہیں کس طریقے سے ان سے منوایا اور کیسے وہ بیٹھے. ہمارے سیاستدان اگر کہیں کہ ہم نے آپس میں بات ہی نہیں کرنی، تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ تو سیاسی طریقہ ہے ہی نہیں. دنیا میں آپ کینیڈا میں ہیں یا آپ انگلینڈ میں دیکھیں یا انڈیا ہمارے پڑوس میں، ہمیں باہر زیادہ دور جانے کی ضرورت کوئی نہیں. آپ اندازہ لگائیں 71 وار میں سے پہلے جب اندرا گاندھی امریکہ گئی اور انہوں نے امریکہ کو بتایا کہ ہم تو حملہ کرنے لگے اس پاکستان پہ اور پاکستان کو توڑ دیں گے، تو رچرڈ نکسن تھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اتنا بڑا اٹیک نہ کریں کہ پاکستان کو دو رخت کر دیا جائے، اور انہوں نے وہ چاہتے تھے کسی اور طریقے سے آگے چلا جائے. وہ بھی پاکستان سے تو مخلص نہیں تھے. لیکن جب نکسن نے کہا کہ آپ کو ہماری پالیسی فالو کرنی ہے، تو اندرا گاندھی واک آؤٹ کر گئی اس کی میٹنگ سے. انہوں نے کہا میں آپ کی بات ہی نہیں سنتی. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں سنیں گی تو ہم پاکستان کو ایڈ دیں گے، اسلحہ پوزیشن کا پہنچائے اسلحہ ہم دیکھ لیں گے. وہ جب وہاں سے اٹھ کے نکلی تو ہنری کیسنجر نے ان کو فالو کیا اور کہا کہ میڈم پرائم منسٹر ایسے نہ کریں، آپ صدر کے ساتھ بیٹھیے، آپ کا سارا آئل شیل کمپنی کی طرف سے آتا ہے جو امریکہ کی کمپنی ہے. انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گی. سے واپس آ گئی وہ، اور واپس آ کے انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے انہوں نے واجپئی کو بلایا جو اپوزیشن لیڈر تھا، اس کو کہا کہ یہ میں وہاں کر رہی ہوں اور ابھی میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ کھڑے ہوں. واجپئی نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے، اور واجپئی کو ہم نے یو این او میں بھیجا انڈیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم لڑیں گے. انہوں نے پھر یوکرین سے آئل لے لی اور اپنی کمپنی بنا لی اور امریکہ کو خدا حافظ کہہ دیا، اور الٹیمیٹلی ان کی سیاستدانوں کا یہ اتحاد تھا، وہ 71 وار میں کامیاب ہو گئے. ہمارے یہاں انتشار تھا، ہمارے یہاں یہ خان بیٹھے تھے، وہ اپنی سیاست کر رہے تھے، سیاستدان کے ساتھ ملنے کو تیار ہی نہیں تھے. کوئی ہمارے یہاں ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہی نہیں تھی. لیکن جب پاکستان ٹوٹ گیا، یہ باتیں ہیں. اور انڈیا ڈر میں جب لگتا ہے آئی کوئی اس طرح کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی، کیونکہ میں بلکہ وہ جنرل دنانی صاحب کی کتاب اس وقت بھی میرے ساتھ ہے، میرے ریٹائرڈ عزیز صاحب نے جو الٹیمیٹلی بیانات دیے ہیں کہ سعید اقبال ہیڈ اے ویری کاسٹلی وہیکل which was noise controlled and planned build house of his Major retired also informed the commission that once Lieutenant Colonel Saeed Iqbal went on the rooftop of his house, took the photographs to take the photographs of his pets, but rather he took the photographs of Osama bin Laden compound instead. اور 50 ملین کی باؤنٹی لی سینٹ ڈیاگو میں. ہی از لیونگ سچ اے گورجیس لائف. تو پاکستان کے یہ جتنے بڑے بڑے افسران ہیں ان کو، اور امریکہ نے تو کہا ہے کہ پیسے پہ دے کین سیل دیئر مدر. بالکل. پرویز مشرف صاحب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے ملین آف باؤنٹی کمائی اور ہم نے لوگوں کو بیچا، لوگوں کے حوالے کیے، ان کے خلاف لیب میں بھی ہم نے کیس دائر کیے، ہم پارلیمنٹ میں بھی کیا گئے. اس وقت اور آئندہ جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے وہ ان غلطیوں سے کچھ سیکھے گی کہ یہ ہمیشہ یہ بکتے رہیں گے اور پاکستان کو نعوذ باللہ، اللہ میری میں اب کیا کہوں، یعنی توڑتے رہیں گے؟ توڑنا ہی ہے. میں یہی سبق ہے چاہیے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل میں یہ شعور آ چکا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں میچورٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. ہم عدالتوں بھی دیکھتے ہیں وہ نوجوانوں وہ خلا کا بھی بڑا پازیٹیو رویہ ہے کہ ہمیں ملک کے اندر یہ تقریباً ہر آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی سپریمیسی کے بغیر ہم نہیں سروائیو کر سکتے. یہ دو چیزیں ہیں کہ ہم آئین کو سپریم مانیں اور اس کے مطابق اپنے اپنے پیرامیٹر میں رہ کر کام کریں. اگر اپنے پیرامیٹر میں کام کریں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کسی کے برڈن نہیں ہوگا اور ہر کوئی آگے چلے گا اور یہی ترقی کا راستہ. اور دوسری بات جو ہے نا جو بڑی خطرناک ہے، جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب آپ کے پاس حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی ہے خاتون کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ مخزومیہ، جس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کسی صحابی میں ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے پاس سفارش کرتا. انہوں نے ان نوجوان کو دیکھا کہ حضور وسلم سے بڑے قریبی ہیں، ان کو کہہ دیا، ان کو ابھی تک دین کی اتنی ڈیپتھ نہیں تھی، انہوں نے جا کے سفارش کر دی.
जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया गुस्से से। आपने सहाबा को जमा किया और उन्हें बताया, पहली बात तो ये बताई, अगर मेरी बेटी फातिमा बिन मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं हाथ कलम कर देता। और दूसरी बात ये बताई, गुज़श्ता कौमें इसलिए हलाक हो गई कि जब उनके छोटे लोग कोई जुर्म करते थे तो उन पर हद जारी होती थी, उनको सजाएं देते थे, और जब उनके बड़े लोग जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। ये पाकिस्तान का अलमिया। आज आप पाकिस्तान में नजर दौड़ाएं, जितने बड़े मुजरम हैं वो उनको बड़े आराम से एनआरओ मिल जाता है और आराम से अदालतें भी खुल जाती हैं। अदालतें रोजाना की बुनियाद पर उनकी समाप्त करती हैं और वो आराम से घर चले जाते हैं। और उसके मुकाबले पे जो आम उनको कोई परेशानी हाल नहीं है। जब तक ये नहीं दुरुस्त होगा, हम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। इस वक्त शुक्रिया। ये हम जरूरी आयात को भी बेच रहे हैं, हम कुरान को भी बेच रहे हैं। अभी खावर मानिका साहब का जब जिक्र हुआ, यानी आप सोचिएगा कि पिंकी पीरनी उनकी बेटी की वजह से पाकिस्तान के कितने बेहतरीन जो अफसर थे पुलिस के, उनको हमने ज़ाया किया। बुज़दार साहब को हम सीने के साथ लगा के बैठे रहे, मगर मुझे आज मुदस्सर नारू पे तरस आता है कि आज तक मिला नहीं। बीवी मर गई, 3 साल का बच्चा। अब वो बच्चा बड़ा होके अपने दिल में क्या चीज़ पाल के चलेगा? तिलक के बारे में क्या वो लाइकी रखेगा, क्या सोचेगा कि रियासत में मुझे क्या है। वो कोर्ट में आके रोता है और जज साहब भी हैरान होते हैं कि मैं अभी क्या जवाब दूँ। अगर मिनल्ला साहब कहते हैं कि अब मैं इस बच्चे को क्या जवाब दूँ। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मिल चुका है, वज़ीर आज़म भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं इसके लिए मूरद इल्ज़ाम ठहराती हूँ पॉलिटिशियंस को, मैं मूरद इल्ज़ाम ठहराती हूँ तमाम के तमाम जर्नलिस्ट को। आप बड़ा फ़ख्र के साथ बाद में बताते हैं कि जनरल बाजवा ने बुला के हमसे ये बात की थी। यू वुड हैव, आप पे वो इतना ट्रस्ट करते थे, आप तब एंड देयर एंड देन उनको रोकते, उनका हाथ पकड़ते। हमारी अवाम की गलती कि आप ज़ात और बरादरी के चक्कर के बीच में चल पड़ते हैं। आप खुद जज कीजिएगा। पाकिस्तान में ये जो आला लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ इक़्तिदार की हवस है और कुछ भी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, मैं आपसे दोबारा फिर टाइम लूँगी। आप सर मुझे एहसास है आप बहुत मसरूफ़ हैं, मगर कभी कभी टाइम देते रहा करें। मैं बल्कि पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परवेज़ मुशर्रफ की जीते जी कुछ हुआ कोई ना, मरा गया। अब उनके वकील हामिद खान साहब केस लेके चले फिर रहे हैं, मतलब क्या फ़ायदा उस केस का। आई डेफिनेटली नेक्स्ट मीटिंग में मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। बाजवा साहब को और फैज़ साहब को आप प्रोटेक्ट करने के बीच में लगे हुए। आपके लिए वतन, लोग जो जिंदा हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या वो जिन्होंने उन लोगों का सौदा किया? बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब की कमाल की नॉलेज है और मतलब मैं कहती हूँ इनकी खुदा करे कि जल्दी से जल्दी कोई किताब लिखें ताकि हम उनको बार बार पढ़ के उससे कुछ सीख सकें। शुक्रिया सर। इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली मैं बड़ी तफसील में कर्नल साहब से आपकी मुलाकात कराऊंगी। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.